हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल PYQ विद पंकज पे। हम लोग दृष्टि पब्लिकेशन का ये जीएस का जो बुक है उसमें से हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं और हम लोग तरंग से आज पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तरंग तरंग एक प्रकार का विक्षोभ होता है जो किसी माध्यम में कणों को गतिशील करती हुई आगे बढ़ती है। तरंगों की गति की प्रक्रिया में माध्यम के कणों का स्थानांतरित हुए बिना ऊर्जा का स्थानांतरण होना तरंगों के दो भागों में बांट सकते हैं। यांत्रिक तरंग होता है एक, और एक विद्युत चुम्बकीय तरंग। तो पहले यांत्रिक तरंग के बारे में देखेंगे। मैकेनिकल वेव्स क्या होता है? ऐसी तरंगें जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है उसको कहेंगे यांत्रिक तरंग। माध्यम द्रव्य की कोई भी अवस्था यथा ठोस, द्रव या गैस हो सकता है। जिन माध्यमों में ये तरंगें संचरण करती हैं उनमें प्रत्यास्था तथा जड़त्व का गुण होना चाहिए। अब देख लीजिए, यांत्रिक तरंग में अनुप्रस्थ होता है और अनुदैर्ध्य होता है। तो पहले अनुप्रस्थ देख लेते हैं। यांत्रिक तरंगों की गति के दौरान माध्यम के कण दोलन करते हैं। इन कणों के दोलन तरंगों की गति की दिशा के लंबवत तथा समानांतर होता है। जब माध्यम के कण तरंग गति के दिशा के लंबवत कंपन करते हैं तो ऐसी तरंग को अनुप्रस्थ कहेंगे, यानी दिशा के लंबवत होगा। कण का जो तरंग गति है वो दिशा के लंबवत है, वो हो गया अनुप्रस्थ तरंग। अब आगे देखते हैं। देख लीजिए, ये उसका उदाहरण है। अनुप्रस्थ तरंग के उदाहरण जैसे जलीय तरंग हो गया, जल वाला जो ऐसे ऐसे तरंग करता है ये हो गया अनुप्रस्थ में। फिर भूकंप के दौरान एस तरंग और पृष्ठीय तरंग ये सब आता है। अनुदैर्ध्य देखिए, जब माध्यम के कण तरंग की दिशा की गति के समानांतर हो तो उसे अनुदैर्ध्य तरंग कहेंगे। जैसे ध्वनि तरंग, फिर पी तरंग इसमें आएगा अनुदैर्ध्य में। एस तरंग था अनुप्रस्थ तरंग। अब प्राइमरी जो है वो अनुदैर्ध्य है। अब देख लीजिए अनुदैर्ध्य तरंग की विशेषता। तो ये तरंगें सभी माध्यम में उत्पन्न की जा सकती है। इन तरंगों का संचरण संपीड़न और विरलन के रूप में होता है। अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगों को प्रगामी तरंगे भी कहते हैं क्योंकि इन तरंगों की गति एक स्थान से दूसरे स्थान तक होती है। यानी अनुप्रस्थ या अनुदैर्ध्य तरंग प्रगामी तरंग भी कहलाता है। तरंगों के अभिनाचनिक गुण। आयाम किसे कहते हैं? तो माध्यमों के कणों के अपनी मूल स्थिति से दोनों ओर अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। आयाम का एसआई पद्धति मात्रक मीटर होता है। तरंगदैर्घ्य देखिए, दो क्रमागत श्रृंग और दो गर्तों के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। इसे ग्रीक अक्षर लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसका एसआई मात्रक मीटर होता है। आवृत्ति देखते हैं। तो तरंग की आवृत्ति जो है वो तरंग संचरण के किसी कण द्वारा 1 सेकंड में पूरे किए गए दोलनों की संख्या है। आवृत्ति का एसआई पद्धति मात्रक अगर देखें तो हर्ट्ज होता है और तरंगदैर्घ्य का मीटर था। ध्वनि तरंगे, तो यह अनुदैर्ध्य तरंग यांत्रिक तरंगे हैं। कंपन करती हुई वस्तुएं ध्वनि उत्पन्न करती है। ध्वनि का स्रोत जिस माध्यम में रखा होता है उसे ध्वनि का माध्यम कहते हैं। ऊर्जा के अन्य रूपों जैसे प्रकाशीय ऊर्जा आदि तरह की ध्वनि भी एक ऊर्जा का रूप है, याद रखिएगा। तरंग वेग इक्वल टू, तो तरंग की आवृत्ति गुने तरंग का तरंगदैर्घ्य, यानी v बराबर n गुने लैम्डा। एसआई पद्धति में तरंग वेग का एसआई मात्रक जो होता है वो मीटर प्रति सेकेंड होता है। ध्वनि संचरण की विशेषता देखिए, इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होता है। इनका संचरण निर्वात में ध्वनि जाएगा? नहीं जाएगा। ध्वनि की चाल माध्यम के गुणों यानी ताप, आर्द्रता इस सब पर डिपेंड करता है ध्वनि का चाल, और ताप बढ़ने पर ध्वनि का चाल बढ़ता है। अब देखते हैं, जैसे वायु में ध्वनि के चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड, हाइड्रोजन गैस में 1284 मीटर प्रति सेकेंड, समुद्री जल में 1522 मीटर प्रति सेकेंड, 1533 भी देता है, ग्रेनाइट में 6000 मीटर प्रति सेकेंड और एल्युमिनियम में 6420 मीटर प्रति सेकेंड। यदि ताप अस्थिर रहे और दाब का ध्वनि के चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी दाब से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। माध्यम की आर्द्रता भी ध्वनि की चाल को प्रभावित करती है, यानी आर्द्रता से भी प्रभावित होता है। यदि वायु नम है तो उसका घनत्व शुष्क वायु की तुलना में कम होता है, इसलिए आर्द्र वायु में ध्वनि की चाल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, और शुष्क वायु में कम हो जाएगा। माध्यम के वेग की दिशा में ध्वनि की चाल बढ़ती है, परंतु माध्यम के विपरीत दिशा में घटती है। जिधर माध्यम रहेगा उधर चाल बढ़ेगा, लेकिन विपरीत में घटेगा। ध्वनि के अभिलाक्षणिक गुण। प्रबलता देखते हैं, हमारे
कान में उत्पन्न वह संवेदना है, प्रबलता, जिसके कारण हम तीव्र अथवा मंद ध्वनि की पहचान कर सकते हैं। किसी ध्वनि की प्रबलता ध्वनि के आयाम पर डिपेंड करती है, याद रखिएगा। यानी तेज ध्वनि है या धीमा ध्वनि है, इसकी पहचान जो है वो लाउडनेस यानी प्रबलता से होता है। अब तारत्व देखिए, यह ध्वनि का वह अभिलक्षण है जिससे मोटी अथवा पतली सुनाई देती है। कोई आवाज़ मोटा है या पतला है, ये तारत्व के कारण। ध्वनि का तारत्व ध्वनि की आवृत्ति पर डिपेंड करता है। तारत्व जितना अधिक होगा ध्वनि की आवाज़ उतना ही पतला होगा। बच्चन या फिर लड़कियों, इन सब का तारत्व ज़्यादा होता है, इसीलिए उनकी जो है आवाज़ पतली होती है, याद रखिएगा। यानी तारत्व ज़्यादा होता है तभी आवाज़ पतला होता है। आगे चलते हैं, गुणता। गुणता देख लीजिए, क्वालिटी। ध्वनि की इस विशेषता से हम एक समान तारत्व रहेगा और एक समान प्रबलता भी रहेगा, फिर भी हम ध्वनि में विभेद कैसे करेंगे, तो गुणता से करेंगे। गुणता की वजह से हम अपने विभिन्न मित्रों या रिश्तेदारों की आवाज़ पहचान लेते हैं। अब कोई दूसरा कमरा में बोल रहा है तो हम लोग कैसे पकड़ लेते हैं कि फलाना आदमी बोले थे, काहे कि गुणता के कारण। जबकि हम उसके ध्वनि को ना ही देख रहे हैं, यानी उसको भी नहीं देख रहे हैं, फिर भी पहचान लेते हैं, ये क्वालिटी के कारण। एक ही साथ के आवृत्ति एक साथ एक ही आवृत्ति पर बजने वाले वाद्य यंत्रों की आवाज़ को भी इसी गुण के आधार पर महसूस कर सकते हैं। परावर्तन देखिए, ध्वनि तरंगे प्रकाश तरंगों की भांति परावर्तन का गुण प्रदर्शित करती है। ध्वनि तरंगों के मार्ग में जब अवरोध उत्पन्न होगा तो ये तरंगे प्रकाश तरंगों की भांति परावर्तित होती है। चूंकि ध्वनि तरंगे की तरंगदैर्घ्य अधिक होती है, अतः बड़े पृष्ठों से इनका परावर्तन ज़्यादा होगा, याद रखिएगा। यानी वापस भी लौटता है। ध्वनि का अपवर्तन देखिए, प्रकाश तरंगों की तरह ध्वनि तरंग भी अपवर्तन का गुण पाया जाता है। अर्थात जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो दिशा परिवर्तित हो जाती है। अपवर्तन की घटना के पीछे मुख्य वजह यह होता है कि माध्यमों और तापों में ध्वनि की चाल अलग अलग होती है, इसीलिए अपवर्तन होता है। ध्वनि का व्यतिकरण, जब दो समान आवृत्ति या समान आयाम के ध्वनि एक साथ बिंदु पे पहुंचे तो उस बिंदु पर ध्वनि ऊर्जा का पुनर्वितरण हो जाता है, इसीलिए ध्वनि का उसी घटना को ध्वनि का व्यतिकरण कहते हैं। ध्वनि का विवर्तन, जब ध्वनि के मार्ग में अवरोध उत्पन्न होता है तो वह सुलभ स्थान से मुड़ करके आगे बढ़ जाती है। इस घटना को ध्वनि का परावर्तन कहते हैं। जैसे खिड़की या दरवाजा से आवाज़ सुनाई देना, ये हो गया विवर्तन का उदाहरण। अनुरणन यानी रिवर्बरेशन, जब ध्वनि के मार्ग में कोई दृढ़ अवरोध उत्पन्न होता है तो ध्वनि परावर्तित हो जाती है। जब ध्वनि स्रोत किसी बंद कमरे में दृढ़ दीवारों से घिरा होता है तो ध्वनि स्रोत जो है बंद होने के बाद भी कुछ समय तक सुनाई देते रहता है। ध्वनि का बार बार परावर्तन होता है, यही घटना ध्वनि का अनुरणन कहलाता है। नहीं होता है कि ध्वनि बोले एक बार, मान लीजिए पंकज, तो 3-4 बार पंकज पंकज ऐसे होता है, वो हो गया। ध्वनि के अनुरणन घटना को प्रभावहीन करने के लिए सिनेमा हॉल का जो दीवार होता है ना, कि वैसे गूंजे नहीं, इसलिए उसके दीवार को खुरदरा बनाते हैं, अथवा ध्वनि अवशोषक पदार्थ के परत लगा देते हैं। बादलों का गर्जन भी अनुरणन का ही उदाहरण होता है। कड़चता है तो कड़कड़ कड़कड़ करते रहता है। इको देख लीजिए, वह ध्वनि जो किसी अवरोध से टकराने के बाद वापस लौट जाए उसे प्रतिध्वनि। इस ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है, तो प्रतिध्वनि उत्पन्न करने के लिए ध्वनि स्रोत से लगभग 17 मीटर दूर होना चाहिए। यानी ध्वनि तभी लौटेगा जब 17 मीटर कम से कम दूर हो, कम से कम। आगे देखिए, प्रणोदित दोलन या अनुनाद किसको कहते हैं? जब किसी सरल लोलक को उसकी साम्य अवस्था में विस्थापित करके छोड़ देंगे तो लोलक मुक्त दोलन करने लगता है और अंततः क्षय बलों के कारण रुक जाता है। यदि कोई बाहरी बल इस दोलन को बनाए रखे तो प्रणोदित दोलन या परिचालित दोलन बोलेंगे इसको। जब परिचालित दोलन की आवृत्ति दोलक की प्राकृतिक आवृत्ति के बराबर हो जाती है तो दोलक का आयाम अधिकतम हो जाता है। यह परिघटना अनुनाद कहलाती है। आगे देखिए, मानव श्रव्यता की परिसर। हम लोग का कान जो है कितना से कितना तक के सुन सकता है। ध्वनि की आवृत्ति वह परिसर है जो मानव कान के लिए सुग्राही होता है, श्रव्यता परिसर कहलाता है। मानव के लिए 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। 20 किलो हर्ट्ज यानी 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि को प्रश्रव्य ध्वनि या पराध्वनि कहते हैं। 20 हर्ट्ज से अगर कम रहेगा तो अपश्रव्य हो गया। अब 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा रहेगा तो वो पराश्रव्य हो गया। यहाँ पे 20 किलो हर्ट्ज लिखा हुआ है, इसी को बोलते हैं 20,000 हर्ट्ज।
आगे चलिए, प्रस्रव्य तरंगों का अनुप्रयोग। अब जैसे 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा है या 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है तो उसका देखिए, अल्ट्रासाउंड में प्रस्रव्य तरंग का प्रयोग करते हैं। अल्ट्रासाउंड करवाता है ना, उसमें चमगादड़ रात में जब उड़ता है तो प्रस्रव्य तरंग की सहायता से ही उड़ पाता है। सोनार का फुल फॉर्म साउंड नेविगेशन एंड ट्रैकिंग होता है। सोनार तकनीक में प्रस्रव्य तरंग का ही उपयोग होता है, जिसकी सहायता से सागर की गहराई में पनडुब्बी आदि की मतलब स्थिति ज्ञात किया जाता है कि करने गया, मतलब कोई पनडुब्बी होता है, डूब जाता है तब। प्रघाती तरंगे, ऐसे पिंड जो ध्वनि की चाल से अधिक चाल से गति करते हैं तो उस चाल को प्रघाती चाल कहते हैं, पराध्वनिक चाल कहते हैं। पराध्वनिक चाल की गति करने वाले पिंड अपने पीछे शंक्वाकार विक्षोभ पैदा करता है। इन विक्षोभों के संचरण को प्रघाती तरंग कहते हैं, और जो पीछे विक्षोभ हुआ उसी को प्रघाती तरंग कहेंगे। डॉपलर प्रभाव, ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच सापेक्षिक गति के कारण ध्वनि की आवृत्ति में परिवर्तन का अनुभव होता है। स्रोत अथवा श्रोता के कारण ध्वनि की आवृत्ति में परिवर्तन होने की घटना को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। प्रकाश तरंगों में भी डॉपलर प्रभाव पाया जाता है। डॉपलर प्रभाव के अनुप्रयोग खगोल विज्ञान में, दूर से वाहनों की गति मापने में, कृत्रिम उपग्रह के ट्रैकिंग में, इस सब में किया जाता है। विद्युत चुम्बकीय तरंग, ऐसी तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है उन्हें विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगों में विद्युतीय क्षेत्र और चुम्बकीय क्षेत्र के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है, अर्थात विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत होते हैं। ये तरंगे प्रकाश के वेग से चलती है और प्रकृति में अनुप्रस्थ तरंग होता है। जैसे रेडियो वेव, अब हम लोग विद्युत चुम्बकीय पढ़ रहे हैं तो रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रा रेड वेव, अल्ट्रावायलेट, एक्स रे, गामा रे विद्युत चुम्बकीय तरंग के प्रकार हैं। उपयोग देखिए, दीर्घ रेडियो तरंगे आयन मंडल से परावर्तित होती है, इसलिए रेडियो तरंगे संचार के लिए उपयोग होती है। अब यहाँ देखते हैं, अवरक्त किरणें ऊष्मा को उत्पन्न करती है। इनका उपयोग रात में दिखने वाले लक्ष्य को खोजने, टीवी, रिमोट आदि उपकरणों में किया जाता है। एक्स किरणों के प्रयोग जो है वो भौतिक चिकित्सा विज्ञान में किया जाता है। क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने में एक्स किरणें उपयोगी है। सीटी स्कैन में एक्स किरण का भी प्रयोग करते हैं। तरंगदैर्घ्य की आवृत्ति देख लीजिए, सबसे ज़्यादा अगर वे है तो रेडियो तरंग का है, उसके बाद अवरक्त का है, फिर पराबैंगनी, फिर एक्स किरणें, तब गामा किरणें। याद रखिएगा, यानी रेडियो तरंग में सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद अवरक्त में, तब देखने वाला प्रकाश में, उसके बाद पराबैंगनी में। देखने वाला कम प्रकाश से भी कम कौन है? पराबैंगनी है। पराबैंगनी से कम कौन है? एक्स किरण है। एक्स किरण से कम गामा। कॉस्मिक किरणें उच्च ऊर्जा युक्त आवेशित कण है जो लगभग प्रकाश की गति के से ही गमन करता है। विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में भाग नहीं है ये। ऊष्मा देखिए किसको कहेंगे? ऊष्मा ऊर्जा का वह रूप होता है जिसके स्थानांतरण दो या दो से अधिक निकायों के बीच किसी निकाय अथवा उसके परिवेश में ताप का अंतर के कारण होता है। ऊष्मा का ऐसा ही पद्धति मात्रक जूल होता है। ऊष्मा का सीजीएस पद्धति में मात्रक कैलोरी होता है। सीजीएस में पूछेगा तो कैलोरी बताइएगा। 1 जूल में 0.24 कैलोरी और 1 कैलोरी में 4.186 जूल होता है। 1 किलो कैलोरी कहेगा तो 4186 जूल हो जाएगा, 4186। ये पॉइंट हट जाएगा किलो के कारण। 1 जूल में 0.24 कैलोरी। तापमान देखिए, कोई वस्तु गर्म है अथवा ठंडी है, इसका मात्रात्मक इकाई ताप है, और ताप का जो मात्रक है वो डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसका एसआई मात्रक पूछेगा तो केल्विन। गलनांक देखिए, वह निश्चित ताप जिस पर ठोस पदार्थ जो है द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाए उसको उस पदार्थ का गलनांक कहेंगे। हिमांक देखिए, वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रवित ठोस पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, यानी द्रवित पदार्थ कोई ठोस में परिवर्तित हो जाता है, वो हिमांक, उस पदार्थ को हिमांक कहते हैं। यह प्रक्रिया हिमीकरण कहलाता है। क्वथनांक देखिए, तो वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, इसको क्वथनांक कहते हैं। द्रव में अशुद्धियाँ मिला देने से क्वथनांक बढ़ेगा। ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण जल 100 डिग्री से कम टेम्परेचर पर ही उबलने लगता है, काहे कि वायु दाब कम है। जल के वास्तविक क्वथनांक देखेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस है। पानी में नमक मिलाते हैं तो उसका क्वथनांक बढ़ जाता है और हिमांक घट जाता है, यानी जमेगा जल्दी नहीं लेकिन खौलेगा जल्दी नमक मिलाने से। दाब बढ़ने से क्वथनांक बढ़ेगा। यही कारण है कि प्रेशर कुकर में खाना पकाने में कम समय लगता है।
दाब बढ़ जाता है इसलिए। अब सेल्सियस पैमाना देखिए, ताप के और भी पैमाना है, जैसे सेल्सियस है तो सेल्सियस पैमाना में जल के क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस और जमने का 0 डिग्री सेल्सियस है। हिमांक केल्विन पैमाना देखिए, तो इस पैमाने में जल के क्वथनांक केल्विन में खौलेगा कब, तो 373 डिग्री में, यानी 373.15 डिग्री केल्विन में, 15 केल्विन में 373 केल्विन कह सकते हैं, डिग्री नहीं होता इसमें। और हिमांक को 273 केल्विन में, यानी 373 और 273, 373 में खौलेगा और 273 में जमेगा। इन दोनों के बीच की दूरी 100 बराबर भागों में बांट लेते हैं। फ़ारेनहाइट पैमाना देखिए, तो इसमें है कि जल का जमेगा कितना में, 32 डिग्री में फ़ारेनहाइट में, और खौलेगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट में। अब इन दोनों का अंतर 180 है, इसीलिए इन दोनों के बीच की दूरी को 180 बराबर भागों में बांट देते हैं। अब रोमर पैमाना देखिए, तो रोमर में जल का हिमांक जमेगा 0 डिग्री रोमर में और खौलेगा 80 डिग्री रोमर में, तो इसको 80 बराबर भागों में बांटते हैं। अब यही देखिए, सबको एक जगह परस्पर तुलना किया है, संबंध देखा है। सी में सेल्सियस में 0 डिग्री में खौलेगा, 100 डिग्री में उबलेगा। केल्विन में 273 में जमेगा और 100 डिग्री में खौलेगा। फिर देखिए 32 डिग्री में जमेगा और 180 में खौलेगा, 0 में जमेगा और 80 डिग्री में खौलेगा। ये है, यहाँ 212 में खौलेगा, ये दोनों जोड़ेंगे तो 212 में खौलेगा, और यहाँ जोड़ेंगे तो 373 में खौलेगा, यहाँ 100 में खौलेगा, और रोमर में 80 में खौलेगा। अब बाकी बात 0 में ये जम जाएगा, 273 में ये जम जाएगा, 32 में ये जम जाएगा, और ये 0 में जम जाएगा। आगे पढ़ा, ऊपर तो समझाए हैं। -40 डिग्री टेम्परेचर ऐसा है जो सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों समान होता है, यानी -40 डिग्री सेल्सियस कह लीजिए या -40 डिग्री फ़ारेनहाइट कह लीजिए, दोनों बराबर ही हैं। अब परम शून्य देख लीजिए, एब्सोल्यूट जीरो। इसमें सैद्धांतिक रूप से किसी वस्तु का ताप 273 डिग्री सेल्सियस से कम संभव नहीं हो सकता है, याद रखिएगा। कम से मतलब एकदम इससे नीचा नहीं जाएगा, इसी को परम शून्य ताप कहते हैं। केल्विन ताप पर इसको 0 के कहते हैं, याद रखिएगा, प्रदर्शित करते हैं। अब ताप के लिए और भी यंत्र है, जैसे डॉक्टरी तापमापी, डॉक्टर थर्मामीटर भी रख ले रहता है, उसको देख लीजिए। यह मानव के शरीर टेम्परेचर मापने के लिए रखता है। इसका जो सामान्य तापक्रम होता है वो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए एक मनुष्य का, और सेल्सियस में कहेगा तो 36.89 यानी लगभग 37 डिग्री सेल्सियस। तापमापी तापयुग्म देखिए, तापयुग्म तापमापी, इससे हम लोग सीबेक प्रभाव पर ही आधारित होता है। थर्मोकपल जो थर्मामीटर होता है वो सीबेक प्रभाव पर होता है, और ये -200 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस तक के माप सकता है। आगे देखिए, प्लैटिनम प्रतिरोधी तापमापी, ये भी -200 डिग्री सेल्सियस से 1000 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को मापा जा सकता है। पूर्ण विकिरण उतापमापी, तो ये स्टीफन के ही नियम पर है। सीबेक के नियम पर कौन था, तो ये था सीबेक के नियम पर तापयुग्म तापमापी। प्लैटिनम स्टीफन के नियम पर कौन है, तो ये है पूर्ण विकिरण, टोटल रेडिएशन पायरोमीटर। ये इसकी सहायता से बहुत दूरी पर स्थित बहुत ऊंचे ताप वाली वस्तुओं का भी ताप मापन किया जा सकता है। जैसे सूर्य और तारा के ताप मापना है यहीं से, तो कैसे मापेंगे, पायरोमीटर से। गुप्त ऊष्मा देख लीजिए, तो अस्थिर ताप पर किसी पदार्थ को अपनी अवस्था परिवर्तित करने के लिए ऊष्मा की जितनी मात्रा की आवश्यकता होती है, अथवा अवस्था परिवर्तन के दौरान पदार्थ ऊष्मा की जितनी मात्रा वातावरण में उन्मुक्त करता है, उसको ऊष्मा की इस मात्रा का गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यदि पदार्थ की गुप्त ऊष्मा L है और m द्रव्यमान की अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा Q बराबर mL होगा, याद रखिए। और इसका ऐसा मात्रक जूल प्रति केजी है। ऊष्मा का गुप्त ऊष्मा का ऐसा मात्रक जूल प्रति केजी। गलन की गुप्त ऊष्मा, अस्थिर ताप पर किसी ठोस के एकांक द्रव्यमान को द्रव में बदलने के लिए, यानी ठोस है उसको द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उसका गलन की गुप्त ऊष्मा कहेंगे। बर्फ के लिए जो है वो 80 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलने वाली बर्फ में कुछ नमक या सोरा मिला दिया जाता है, तो इसका गलनांक -22 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, अस्थिर ताप पर द्रव के एकांक द्रव्यमान को वाष्प में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को द्रव की वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इसके लिए इसका मान कितना होता है, तो 540 कैलोरी प्रति ग्राम होता है जल का, याद रखिएगा।
यही कारण है कि 100 डिग्री सेल्सियस वाले ताप वाले जल से ज़्यादा जलन होता है किससे? भाप से। भाप से ज़्यादा जलना गंभीर होता है क्योंकि भाप में अधिक ऊष्मा संचित रहती है। जल के लिए अगर वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहेगा तो 540 कैलोरी प्रति ग्राम। अब विशिष्ट ऊष्मा देखिए, स्पेसिफिक हीट। इसी में किसी पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस अगर बढ़ाने के लिए ऊष्मा की जो आवश्यकता होगा उसी को विशिष्ट ऊष्मा कहेंगे। थर्मोस्टेट किसी निकाय के टेम्परेचर को अस्थिर रखने का कार्य करता है। यह ऊर्जा की बचत करने में सहायक है। अब ऊष्मीय प्रसार देखिए, थर्मल एक्सपेंशन। अधिकांश पदार्थ गर्म करने पर प्रसारित होते हैं, शीतलन पर सिकुड़ते हैं। किसी वस्तु का ताप परिवर्तन होने पर उसकी विमाओं में भी परिवर्तन होता है। ताप वृद्धि होने से उसकी विमा में भी वृद्धि को तापीय प्रसार कहते हैं। लंबाई में प्रसार को रेखीय प्रसार, और क्षेत्रफल में होगा तो क्षेत्र प्रसार, और आयतन में होगा तो आयतन प्रसार, और इसी को नाम दिया गया है। अगर खाली रेखीय प्रसार है तो अल्फा, क्षेत्रफल प्रसार है तो बीटा, और आयतन प्रसार है तो गामा। अल्फा बीटा गामा में संबंध देख लीजिए। अल्फा है तो ये तो खाली प्रसार था तो 1 हो गया, और बीटा में ये क्षेत्रफल है तो 2 होना चाहिए, और आयतन है तो 3 होना चाहिए, यानी गामा। तापीय प्रसार का तापीय प्रसार का गुण होने के कारण गर्मी में जो रेल की पटरी है वो लंबा हो जाता है। इसलिए पटरी को जोड़ने के दौरान उनके बीच थोड़ी जगह दे देते हैं कि ताकि गर्मी से जब फैले भी तो वो दोनों गैपिंग वाला जगह में जाके सटे, ऐसा ना हो कि पटरी टेढ़ा हो जाए। इसीलिए जल का असामान्य प्रसार देखिए, इसमें सामान्यतः सभी द्रवों को गर्म करने के लिए उनके आयतन में वृद्धि होती है, परंतु जल को जब 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे तो इसके आयतन में कमी होगा, और तथा 4 डिग्री सेल्सियस आयतन के बाद वृद्धि होगा। और जल में 4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम आयतन होने के कारण घनत्व इसमें ज़्यादा होता है। यानी 4 डिग्री सेल्सियस में न्यूनतम होगा कोची आयतन, और अधिकतम कोची होगा घनत्व। जल के किसी विशिष्ट गुण के कारण जाड़े में झील के सतह जम जाता है, परंतु सतह के नीचे का जल जो है वो द्रव अवस्था में ही रहता है। ऊपर जमल है बर्फ लेकिन नीचे पानी है, इसीलिए मछली जिंदा भी रह जाता है। ऊष्मा का संचरण, तो ऊष्मा का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने को ऊष्मा का संचरण कहते हैं। ऊष्मा का संचरण 3 प्रकार से: चालन विधि, संवहन और विकिरण विधि। चालन विधि में देखिए कंडक्शन, जब किसी वस्तु को दोनों सिरों के तापों में अंतर पाया जाता है, दोनों अलग अलग ताप, तो गर्म सिरे वाला जो से ठंडा सिरा की ओर ऊष्मा स्थानांतरण होगा। इसी प्रक्रिया को चालन कहते हैं। चालन प्रक्रिया में पदार्थ के कणों की गति नहीं होता है, कण गति नहीं करता है। धातुओं में ऊष्मा का संचरण जो है वो चालन द्वारा होता है। यदि धातु की एक छड़ के सिरे को गर्म करें तो दूसरे सिरे भी कुछ देर बाद गर्म हो जाता है, इसलिए धातु के बर्तन के हैंडल पर ऊष्मा के कुचालक पदार्थों का प्रयोग करते हैं। देखता है ना कि खाना बनाने वाला कोई में उसमें हैंडल में वो काला कलर का बैकेलाइट की तरह लगा होता है कि ताकि वो गर्म ना हो, क्योंकि अगर स्टोव चढ़ाए हुए हैं कुकर, तो कुकर वो के साथ में इधर डंटी भी गर्म हो रहा होता है। आगे देखिए संवहन, कन्वेक्शन। यह ऊष्मा का संचरण का वह विधि है जिसमें ऊष्मा का स्थानांतरण पदार्थ जो है वो गैसों की कणों से वास्तविक गति द्वारा होता है, यानी गैस के कण से होगा। इसमें संवहन की प्रक्रिया तरल पदार्थ में ही संभव है। ठोस में संवहन प्रक्रिया ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होगा। ठोस में ऐसा नहीं होता है, जैसे वायुमंडल गर्म होना, ये संवहन में आता है। अब विकिरण देख लीजिए, ऊष्मा स्थानांतरण की चालन तथा संवहन विधि में ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, परंतु विकिरण ऊष्मा स्थानांतरण की वह विधि है जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है विकिरण में। हाँ, सूर्य के ताप से जो पृथ्वी गर्म हो रहा है तो ये विकिरण विधि है। पास जलती हुई अंगीठी के आग से अगर गर्मी आपको महसूस हो रहा है तो ये भी विकिरण विधि है। आग तापे गेल है, आप खड़ा है वहाँ वाला आग से आपको गर्मी महसूस हो रहा है तो ये विकिरण है। अब उत्सर्जन क्षमता देखिए, किसी वस्तु के एक क्षेत्रफल से एकांक समय में उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को उस वस्तु का उत्सर्जन क्षमता कहते हैं। शीतलन नियम देखिए न्यूटन का, विकिरण द्वारा किसी वस्तु के ठंडे होने का जो दर होता है वस्तु और उसके चारों ओर माध्यम के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होता है।
विकिरण के, अब किरचॉफ नियम देखिए, अच्छा अवशोषक ही अच्छा उत्सर्जक होता है। सरल शब्दों में कोई वस्तु जितनी आसानी से विकिरण ऊर्जा का अवशोषण करेगा उतनी ही आसानी से वो अवशोषित ऊर्जा का उत्सर्जन भी करेगा, बाहर भी करेगा। उसमें विकिरण के संदर्भ में स्टीफन बोल्ट्जमान देखिए इसका नियम, किसी वस्तु के एक इकाई क्षेत्रफल से उत्सर्जित ऊष्मीय ऊर्जा का दर उस वस्तु के परम ताप के चौथे घात के अनुक्रमानुपाती होता है। यही हो गया स्टीफन का नियम। ऊष्मा का अवशोषण, जब ऊष्मीय विकिरण किसी वस्तु या पिंड पर पड़ता है तो पिंड के गुणों के अनुसार ऊष्मीय विकिरण का कुछ भाग परावर्तित हो जाता है तथा कुछ भाग अवशोषित होता है। परावर्तन तथा अवशोषण की मात्रा के रंग से निर्धारित होता है। काले रंग का पिंड जो है ऊष्मा का अवशोषण करेगा, उत्सर्जन दोनों अधिक मात्रा में करेगा, जबकि सफ़ेद रंग जो है वो कम अवशोषण करेगा, उत्सर्जन भी कम करेगा। उदाहरण स्वरूप गर्मी में सफ़ेद वस्त्र अच्छा माना जाता है। गर्मी में अगर आपको छाता काला और उजला, तो अंदर में आप कैसा रखना चाहेंगे, उजला कि बाहर में काला, क्या कैसे रखना चाहेंगे? तो बाहर में काला रखिए, जहाँ धूप पड़ रहा है वहाँ काला, और अंदर में रखिए उसको क्या, तो अंदर में काला बाहर में उजला, कि ताकि वो लौटे। अब ऊपर में उजला छाता काला कलर रखिएगा तो नीचे उजला रखिएगा तो वो अवशोषित करेगा, फिर इसको दे देगा। गर्मी में सफ़ेद कपड़ा क्यों पहनते हैं? कि ताकि वो सफ़ेद कपड़ा से वापस लौट जाए। काला पहनेंगे तो वो और ऊष्मा को सोख लेगा, इसीलिए नहीं पहनते। ऊष्मा आर्द्रता, अपेक्षिक आर्द्रता देखिए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा आर्द्रता कहलाती है। एक निश्चित ताप पर वायु के निश्चित आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा तथा उसी निश्चित ताप पर उतने ही आयतन की वायु में संतृप्त करने के लिए आवश्यक जो जलवाष्प की मात्रा होगा, इसी को अपेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। उदाहरण में देख लीजिए कि निश्चित ताप का आयतन की वायु में जलवाष्प की मात्रा और बटा उसी ताप के आयतन पर संतृप्त वायु में जलवाष्प की मात्रा, इसका कोई ऐसा मात्रक नहीं होगा। देखिएगा, अपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग करेंगे और इसको प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। संतृप्त अवस्था का तात्पर्य वो हुआ कि एक निश्चित ताप पर वायु जलवाष्प की निश्चित मात्रा को ग्रहण कर सकती है। अब जब वायु एक निश्चित ताप पर जलवाष्प की अधिकतम मात्रा ग्रहण कर लेती है तो इसी वायु को संतृप्त वायु कहते हैं, कि अब और ज़्यादा नहीं ग्रहण करेगा। अब वाष्पीकरण देखिए, पदार्थ की द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तन होने को पदार्थ का वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण की दर जो है वो खुली सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। यह खुली सतह के क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो वाष्पीकरण का दर भी ज़्यादा होगा, अथवा द्रव ताप बढ़ने से वाष्पीकरण की दर बढ़ती है। ये क्षेत्रफल वाला बात हम समझा देते हैं। जैसे बड़ा सा टब लीजिए और उसमें से जो आप चढ़ाइएगा पानी को उसमें, तो उसमें से देखिएगा कुछ ऐसे ही निकलते रहेगा भाप की तरह, तो वो जो उड़ रहा होता है, जितना ज़्यादा क्षेत्रफल है उतना ज़्यादा वो चारों तरफ से निकल रहा है। भाप की बात नहीं कर रहे हैं, उबलता है उस टाइम नहीं, वो तो गुप्त ऊष्मा हो गया। यही चढ़ाते के साथ 10 मिनट के अंदर में ऐसा ही कुछ न कुछ निकलेगा पानी से, तो भाप की तरह, तो वो वाला वाष्पीकरण। अब आगे देखिए, उदाहरण स्वरूप गर्मियों के दौरान आने वाले जो कूलर वाष्पीकरण है उसके द्वारा वायु को ठंडा करते हैं। मिट्टी का घड़ा भी वाष्पीकरण द्वारा जल को ठंडा करता है। मिट्टी के घड़ा भी वाष्पीकरण से जल का ठंडा होता है, जल ठंडा होता है। अब ऊष्मागतिकी के नियम देखते हैं। अब देखिए ऊष्मागतिकी के नियम, तो इसमें प्रथम नियम क्या है, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। इस नियम के अनुसार जो है वो किसी निकाय की दी गई ऊर्जा का कुछ अंश उस निकाय के आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि में खर्च होता है, शेष भाग निकाय द्वारा परिवेश कार्य करने में। अच्छा, ऊष्मा और कार्य ऊष्मागतिकी में ऊर्जा स्थानांतरण की विधि है। ऊष्मा तथा कार्य के प्रभाव से निकाय की आंतरिक ऊर्जा परिवर्तित होती है। ये पूछता ये है कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस पर आधारित है, तो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। आगे देख लीजिए, आंतरिक ऊर्जा, कोई भी निकाय या पदार्थ अनगिनत अणुओं से मिलकर बना होता है। इन्हीं समस्त अणुओं के बीच गतिज और स्थितिज ऊर्जा का योग ही निकाय पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा कहलाती है। अब ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम देखिए, जब तक कोई बाहरी कार्य नहीं किया जाता है, ठंडी वस्तु से किसी गर्म वस्तु की ओर ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता है।
यानी ठंडा से गर्म की ओर नहीं होगा, गर्म वस्तु से ठंडा वस्तु की ओर जाएगा अगर कोई बाहरी नहीं जब तक काम करता है तब तक। केल्विन और प्लांक के अनुसार ऐसा संभव नहीं है कि ऊष्मा की पूरी मात्रा को कार्य में परिवर्तित किया जा सकता है। केल्विन वैज्ञानिक थे और प्लांक जी, इन्होंने कहा कि ऐसा संभव नहीं है कि ऊष्मा को आप पूरी मात्रा में कार्य में परिवर्तित कर दें। ऊष्मागत की निकाय देखिए, कोई भी ऐसा निकाय जिसकी अवस्था ताप, दाब और आयतन के पदों में व्यक्त किया जा सकता है ऊष्मागत की निकाय कहलाएगा। जैसे सिलेंडर में भरा हुआ गैस, ये भी ऊष्मागत की निकाय में आएगा। ऊष्मागत की प्रक्रम देखिए, थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस, इसमें चक्रीय प्रक्रम होता है, रुद्धोष्म प्रक्रम होता है। तो पहले चक्रीय देखिए, चक्रीय प्रक्रम में कोई निकाय विभिन्न प्रावस्थाओं से गुजरता हुआ अपनी प्रारंभिक प्रावस्था में वापस आ जाता है। चूँकि निकाय की प्रारंभिक और अंतिम अवस्था एक ही रहती है, इसलिए चक्रीय प्रक्रम में ऊष्मागत की परिवर्तन शून्य होता है। अब रुद्धोष्म देखिए, जब संपूर्ण प्रक्रम में निकाय द्वारा बाहरी वातावरण से ऊष्मा का विनिमय आदान प्रदान नहीं किया जाता है तो रुद्धोष्म परिवर्तन। उदाहरण के लिए मोटर गाड़ी के टायर ट्यूब फटने पर हवा का ठंडा होना, ये हो गया। जब टायर का ट्यूब फटता है तो वायु बाहर के वातावरण से ऊर्जा ग्रहण नहीं कर पाता है और वायु के प्रसार के लिए आवश्यक ऊर्जा अपनी आंतरिक ऊर्जा से ग्रहण करती है, जिससे वायु ठंडी होने लगती है। वायुमंडल में वायु राशियों की गति भी रुद्धोष्म प्रक्रिया का उदाहरण है। अब प्रकाश देखते हैं। प्रकाश वह साधन है जिसके माध्यम से हम प्रकृति में उपस्थित वस्तुओं को देख पाते हैं। दूसरे शब्दों में प्रकाश विद्युत चुम्बकीय विकिरण का एक समूह है जो हमारी दृष्टि में संवेदना उत्पन्न करता है। प्रकाश तरंग और कण दोनों की प्रवृत्ति पाई जाती है। यह ऊर्जा का एक रूप है जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है। आगे देखिए, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश में किसी चिकने पृष्ठ से टकरा करके वापस लौटने का प्रवृत्ति है तो प्रकाश इस प्रदर्शित गुण को प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। परावर्तन के नियम है, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक ही तल में होना चाहिए। यानी आपतित किरण आपतन बिंदु अभिलंब या परिवर्तित किरण एक ही तल में होना चाहिए। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, यही दो नियम है इसका। फिर देखिए, ये आपको दे भी दिया है, यहाँ पे देखिए, आपतित किरण है, अभिलंब है और ये अपरिवर्तित किरण, तीनों आपतन बिंदु के एक ही तल से होकर गुजर रहा है, इसीलिए। आगे देखते हैं, समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन। ऐसा कोई भी ऐसा दर्पण जिसका पृष्ठ समतल या परावर्तक हो समतल दर्पण कहलाता है। हमारे घरों में जो प्रयुक्त होता है दर्पण आईना देखने के लिए, उस समतल दर्पण का उदाहरण है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। समतल दर्पण में निर्मित वस्तुएं पर की विशेषता देखिए, वस्तु अगर समतल दर्पण से जितना दूर होती है, समतल दर्पण में उसका प्रतिबिंब उतना ही दूरी पर बनेगा जितना दूर आप दर्पण से रहिएगा। समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब वस्तु के बराबर ही बनता है, जितना वस्तु रहेगा उतने बनेगा, काल्पनिक होता है। पार्श्व स्थिति में यह उल्टा होता है। रोगाविहीन यानी रोगी वाहन एम्बुलेंस के सामने विचित्र प्रकार से एम्बुलेंस ऐसे लिखे जाने का कारण यही है। आईना के सामने एम्बुलेंस ऐसे लिखेगा तो ऐसे दिखाएगा, जिसके सामने वाली गाड़ी चालक को आसानी से अपने सामने के दर्पण में देखकर आसानी से पढ़ सके। हाँ, एम्बुलेंस की गाड़ी में आगे जो आप एम्बुलेंस लिखा हुआ देखते हैं तो अंदर से वो ऐसा लिखल रहता है, लेकिन बाहर से वो ऐसा दिखाई पड़ता है कि ताकि हमको जो देख रहा है एम्बुलेंस गाड़ी को, उसको बहुत अच्छा से पढ़ा जा सके। आगे देखिए, यदि कोई व्यक्ति वस्तु समतल दर्पण की ओर भी चाल से गतिमान है तो व्यक्ति और वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सापेक्ष भी चाल से वस्तु के सापेक्ष 2v चाल से गतिमान परिवर्तित होता है। अगर आईना के सामने आप 2 के स्पीड से दौड़िएगा तो उसमें दिखाएगा कि 4 के स्पीड से दौड़ रहा है, याद रखें। किसी वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब समतल दर्पण में दिखे, इसके लिए आवश्यक है कि समतल दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई से कम आधी हो। अगर आप अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहते हैं तो आप अपने आधी लंबाई वाला आईना को सामने रखिएगा तो आपका पूरा लंबाई दिख जाएगा। यानी कह रहा है कि समतल दर्पण की जो लंबाई है वस्तु की लंबाई से आधा होना चाहिए।
आईना उससे आपसे आधा होना चाहिए तो दिखाई पड़ जाएगा। आपकी हाइट अगर 5 फीट है तो आईना 2.5 फीट का चाहिए, तब आपका पूरा प्रतिबिंब दिखेगा। ऐसा ना है कि आप 5 फीट के हैं तो 10 फीट के लायक ज़रूरत है, नहीं। आगे देख लीजिए, यदि आपतित किरण की स्थिति को स्थिर रखते हुए समतल दर्पण थीटा कोण पर अगर घुमाते हैं तो परावर्तित किरण 2 थीटा से घूमेगा। यदि समतल दर्पण के समानांतर रखते हैं और उनके बीच रखी वस्तु अनंत प्रतिबिंब बनता है। अगर समतल दर्पण में 2 समतल दर्पण को समानांतर रख देंगे तो बहुत सारा प्रतिबिंब अनंत बनेगा। यदि 2 समतल दर्पण ऐसे देखे गए हैं, उनके बीच निर्मित कोण 90 डिग्री है, तो ऐसी स्थिति में दर्पणों के बीच वस्तु की प्रतिबिंबों की संख्या 3 होगा, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, यहाँ समतल दर्पण के उपयोग देखिए। तो अपना प्रतिबिंब देखने के लिए सोलर कुकर में, पेरिस्कोप में, इस सब में प्रयोग करते हैं समतल दर्पण का। अब गोलीय दर्पण से प्रकाश की किरणें का परावर्तन एवं निर्मित प्रतिबिंब गोलीय दर्पण से कैसे कैसे बनता है इसे देखेंगे।